लास्ट क्लास के अंदर हमने कंप्लीट किया था स्टैटिक कीवर्ड, और हमारा जो लास्ट वीडियो था वो था अबाउट स्टैटिक ब्लॉक। आज ये बिल्कुल ही एंटायरली न्यू टॉपिक है और हम उसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। देखो, कमांड लाइन आर्गूमेंट्स होती क्या है? जब भी हम कोई प्रोग्राम को रन करते हैं तो कई बार हमारे को रन टाइम पे प्रोग्राम को कोई इन्फॉर्मेशन पास करने की ज़रूरत पड़ती है, और हम उसको पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। और कमांड लाइन आर्गूमेंट हम कहाँ पर पास करते हैं? मेन मेथड के अंदर, जो भी हम प्रोग्राम्स डिज़ाइन करके देखेंगे। और इसके अंदर देखो, कमांड लाइन आर्गूमेंट्स हम मेन मेथड के अंदर किस तरह से पास करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कोई भी अपना एक प्रोग्राम बनाया और हमने उस प्रोग्राम को, हमारा सब उस प्रोग्राम है ए, हमने उसको इस तरह से हमने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया। तो रन टाइम पे आर्गूमेंट पास करने का मतलब ये होता है, अब इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। हमने लिखा यहाँ पर जावा ए, मतलब प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। अब रन टाइम पे हम चाहें तो यहाँ पर हम आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ डेटा पास किया, एक हमने वैल्यू पास की 10 और एक हमने वैल्यू पास की 20, तो ये क्या कहलाती है? हमारी कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। जब हम मेन मेथड को लिखते हैं तो मेन मेथड के अंदर, अब ये मेन मेथड हमेशा क्या करता है, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे लेता है जिसका नाम है ARGS। आप इसका नाम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, SD कर दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, लेकिन ऐसा कन्वेंशन है कि हम इसका नाम ARGS लिखते हैं। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आर्ग्स। आर्ग्स मतलब आर्गूमेंट्स। तो ये 10 और जो 20, ये दोनों आर्गूमेंट्स हैं, वो इस स्ट्रिंग टाइप के एरे के अंदर आकर के सेव हो जाती हैं। अब आप कहेंगे कि 10 और 20 तो आपकी इंटीजर वैल्यू है, तो हम उसको स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का तो मतलब होता है डबल कोट्स के अंदर अगर हम कोई स्ट्रिंग देते हैं तब वो स्ट्रिंग होती है। जैसे हमने यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर हमने कोई स्ट्रिंग दी, यहाँ पर ये यहाँ पर हमने कोई डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग दी, जैसे हमने कहा SDFC, कोई भी हमने स्ट्रिंग दी, तो ये आपकी स्ट्रिंग कहलाती है। तो आप कहेंगे कि ये तो आपकी कोई स्ट्रिंग नहीं है। तो हम यहाँ पर जो भी डाटा प्रोवाइड करते हैं वो एक स्ट्रिंग फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 10, अब ये 10 10 नहीं रहा, अब ये 10 क्या हो गया? ये 10 इस तरह से हो गया, ये आपका ये स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर हो गया। तो हम कमांड लाइन आर्गूमेंट्स को कैसे पास कर सकते हैं यहाँ पर? रन टाइम पे। तो हमने रन टाइम पे कितने आर्गूमेंट्स पास की? 2 आर्गूमेंट पास की। आप चाहे तो यहाँ पर सिंगल आर्गूमेंट पास कर दिए, चाहे तो आप 2 आर्गूमेंट पास कर दिए, चाहे तो 3, आप कितनी भी आर्गूमेंट्स को यहाँ पर पास कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी की सारी आर्गूमेंट्स किसके अंदर सेव होनी है? स्ट्रिंग टाइप के इस एरे के अंदर। तो आपकी आर्गूमेंट्स तो पास हो गई स्ट्रिंग टाइप के एरे के अंदर। अब आप उनको यूज़ कैसे करोगे? तो देखिए, जो आपकी पहली आर्गूमेंट है वो इस एरे के अंदर, एरे का नाम क्या है? ARGS, वो एरे के 0th इंडेक्स पर होगी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप पहली आर्गूमेंट को कैसे एक्सेस करोगे? 10 को अगर आपको एक्सेस करना है तो ARGS 0 से। अब आपको 20 को एक्सेस करना है तो किससे एक्सेस करोगे? ARGS 1 से। और आपको अगर 30 को एक्सेस करना है तो किससे एक्सेस करोगे? ARGS 3 से। ठीक है ना? अब हम इसका एक है ना प्रोग्राम बना करके देखते हैं, उससे चीज़ें और अच्छी तरह आपको समझ में आएंगी। और हम प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम का हम नाम रखते हैं यहाँ पर a.java। हमने ये प्रोग्राम का नाम यहाँ पर रख दिया और हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम बनाया, और इसके अंदर हमने क्या किया? हमने इसके अंदर एक मेन मेथड अब और बना देते हैं। हमने इसके अंदर यहाँ पर एक मेन मेथड बनाया। अब हम इसके अंदर सिंपल एस आउट के अंदर क्या प्रिंट करते हैं? हम सोचते हैं कि हमने कोई आर्गूमेंट पास किया है, तो हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं ARGS, और यहाँ पर हम इंडेक्स पास कर देते हैं 0। देखो, इस प्रोग्राम को आप समझो। अभी हमारा प्रोग्राम, हमारे इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये कमांड लाइन आर्गूमेंट्स को जो हम पास करेंगे उसको प्रिंट कराएगा। अब क्योंकि हम केवल एक ही आर्गूमेंट किसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर 2 आर्गूमेंट पास की थी, लेकिन अभी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि केवल एक ही आर्गूमेंट हमारे को यूज़र प्रोवाइड करेगा। हमारे को यूज़र कितनी आर्गूमेंट प्रोवाइड करेगा? केवल एक ही आर्गूमेंट प्रोवाइड करेगा। हम चाहते हैं उसको यहाँ पर हम प्रिंट करना चाहते हैं कि यूज़र ने कौन सी आर्गूमेंट प्रोवाइड की है। सिंपल सा प्रोग्राम है। अभी हम आगे आगे और चलेंगे, इसके बारे में और सीखेंगे। अब देखो, पहली चीज़ नोट करने वाली बात क्या है कि हम इस प्रोग्राम को पहले ऐसे ही रन करने की कोशिश करते हैं। हमने इस प्रोग्राम को ऐसे ही रन करने की कोशिश की, और ये देखिए यहाँ पर ये आपकी एरर आ गई। इसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं इन तरह की एरर को, क्योंकि हम जल्दी पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस को। ठीक है ना? अब ये क्या कह रहा है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स 0 आउट ऑफ बाउंड। इंडेक्स 0 मतलब इंडेक्स 0 पे हमको कोई वैल्यू ही नहीं मिली। तो आप पहली बात तो ये ध्यान रखिए, जब आप कमांड लाइन आर्गूमेंट्स के साथ डील करते हैं ना, तो आपका जैसे ये आईडी है, आपका ये आईडी कौन सा है? VS कोड। आप इसके अंदर डायरेक्टली प्रोग्राम को यहाँ से रन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको कमांड लाइन आर्गूमेंट्स प्रोवाइड करनी है। अब देखो, हमने स्क्रीन को क्लियर कर दिया। हम एक बार है ना बिना आर्गूमेंट के इसको और कंपाइल करके देखेंगे।
हमने इसको कंपाइल किया, प्रोग्राम को कंपाइल किया, देखिए आपकी यहाँ पर क्लास फाइल जनरेट हो गई और फिर हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम को इस तरह से रन कर दिया। अब देखिए दोबारा एरर आ गई, क्यों? क्योंकि इस प्रोग्राम को क्या है कि आपका जावा रन टाइम सिस्टम क्या करता है, एरे के साथ बाउंड चेकिंग करता है। एरे के साथ बाउंड चेकिंग का मतलब क्या है कि एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर 0th इंडेक्स के अंदर एलिमेंट को एक्सेस किया, लेकिन हमने यहाँ पर कोई आर्गुमेंट तो पास की नहीं, तो इस एरे के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है अभी। जब इस एरे के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया। हमें आर्गुमेंट कैसे पास करनी थी? हमारे को आर्गुमेंट पास करनी थी इस तरह से प्रोग्राम के नाम के आगे। तो अब क्या है, वो ये कंप्लेन कर रहा है कि एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, कि इस एरे के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आप यहाँ पर 0th इंडेक्स को आप कैसे एक्सेस कर रहे हो। तो एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को अगर मैं और एक्सप्लेन करूँ तो उसके अंदर इस तरह से होता है, अगर एरे के अंदर 10 एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट है और आप एक्सेस करना चाहो 11वां एलिमेंट, तो जावा रन टाइम सिस्टम एक्सेप्शन जनरेट करता है और वो एक्सेप्शन का नाम क्या होता है? एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो यहाँ पर इसने एक्सेप्शन को जनरेट कर दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पर कमांड लाइन आर्गूमेंट पास किए, हमने कमांड लाइन आर्गूमेंट पास की हेलो, हमने कमांड लाइन आर्गूमेंट पास की हेलो, अब उसको ये आर्गूमेंट कहाँ पर पास करेगा? ये इस एरे के अंदर पास कर देगा। अब इस एरे के अंदर हमने कितने पैरामीटर पास किए? केवल एक पैरामीटर पास किया। अब वो क्या कर देगा यहाँ पर 0th इंडेक्स के अंदर, तो अब यहाँ पर 0th इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? हेलो। अब ये इसको सिंपल प्रिंट कर देगा। अब हमने यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर ये हेलो, हमने यहाँ पर ये हेलो प्रिंट करा दिया। अब हम अगर इसके अंदर 2 कमांड लाइन आर्गूमेंट्स पास करते हैं, तो हमने यहाँ पर ये 2 कमांड लाइन आर्गूमेंट्स पास कर दी। यहाँ पर हमने कहा 1, इस तरह से। तो अब ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूज़र रन टाइम पे कितनी कमांड लाइन आर्गूमेंट पास करेगा? 2 कमांड लाइन आर्गूमेंट पास करेगा। पहली आर्गूमेंट किस पे सेव हो जाएगी? इंडेक्स नंबर 0 के अंदर, ये इस वाले स्ट्रिंग एरे के इंडेक्स नंबर 0 पर। और दूसरी कमांड लाइन आर्गूमेंट जो हमने यहाँ पर अभी एक आर्गूमेंट पास किया, हम यहाँ पर 2 आर्गूमेंट पास करेंगे, तो दूसरी आर्गूमेंट इस स्ट्रिंग एरे के कौन से इंडेक्स पे सेव हो जाएगी? इंडेक्स नंबर 1 पर। अगर आपको ये एरे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो इस वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर आप मेरा एरेज वाला जो वीडियो है आप उसको प्ले करके देख लीजिए, उससे आपका ये एरेज का आइडिया क्लियर हो जाएगा। मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नीचे प्रोवाइड कर दूँगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करते हैं। हमने यहाँ पर किया a.java और हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन किया जावा ए, और यहाँ पर 2 आर्गूमेंट हमारे को पास करनी है। तो हमने कहा हेलो वर्ल्ड। अब हमने यहाँ पर इस तरह से प्रिंट कर दिया। अब ये देखिए आपका जो है हेलो, आपका इस वाली यहाँ पर इंडेक्स 0 के ऊपर जो आपका एलिमेंट था वो आपका हेलो था, और जो इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर जो आपका एलिमेंट था वो वर्ड था। मतलब ये आपका इंडेक्स 0 पे सेव हो गया, ये आपका इंडेक्स 1 पे सेव हो गया। कहाँ पर? इस स्ट्रिंग टाइप के एरे के अंदर। तो हमने इस स्ट्रिंग टाइप के एरे का नाम क्या? ARGS। तो 0th इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करा लिया। फिर हमने यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को यहाँ पर इस तरह से हमने प्रिंट करा लिया। अच्छा, अगर आप इसको डायरेक्टली प्रोग्राम को अगर आप ऐसे रन करें तो इसके अंदर ही एरर आ जाती है। ये आपकी ये इसके अंदर से एरर आ गई। हम चाहें तो अभी टेम्परेरीली, क्योंकि आगे जाके हमें ना एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में कि आपकी एक्सेप्शंस क्या होती है। तो मेन जो हैंडल करते हैं हम करते हैं तो एक्सेप्शन के थ्रू है, लेकिन हमारे पास फिर भी एक लॉजिक एग्जिस्ट करता है जिसके थ्रू है ना हम इसको हैंडल कर सकते हैं। और वो लॉजिक के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रोग्राम और बना लेते हैं, या फिर हम इसी के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं। और हम क्या कहते हैं यहाँ पर कि इफ़, एरे का नाम क्या है? ARGS। हमने एरे चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एरे के अंदर लेंथ, जो एरे की लेंथ को रिटर्न करता है। तो अगर एरे की लेंथ 0 से बड़ी है तो क्या करें, वो इन दोनों कमांड लाइन आर्गूमेंट्स को प्रिंट कर दे। तो वो इन दोनों कमांड लाइन आर्गूमेंट्स को प्रिंट कर दे। नहीं तो एल्स पार्ट के अंदर क्या करें, वो एक मैसेज प्रिंट कर दे कि कमांड लाइन आर्गूमेंट आपकी ये एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या क्या करेंगे, ऐसा आउट कर देंगे कि नो कमांड लाइन आर्गूमेंट, नो कमांड लाइन, या फिर हम इंफॉर्मेटिव मैसेज करते हैं, प्लीज़ प्रोवाइड 2 आर्गूमेंट्स, प्लीज़ प्रोवाइड 2 आर्गूमेंट्स। इस तरह से कि हमारे को 2 आर्गूमेंट आप प्रोवाइड कीजिए। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को एक बार हम दोबारा से कंपाइल करते हैं। उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर, क्योंकि हमारा बार बार क्या होता है, हमारा सोर्स कोड चेंज हो जाता है, तो हमारे को क्लास फाइल भी चेंज करनी पड़ती है। हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया, एक बार हम बिना कमांड लाइन के रन कर लेते हैं। अभी देखिए एरर नहीं आई।
क्या आया, प्लीज़ प्रोवाइड 2 आर्गूमेंट्स। अब हमारे को एक इन्फॉर्मेटिव हमने मैसेज यूज़र को दे दिया कि इस प्रोग्राम को 2 आर्गूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप प्लीज़ इसके अंदर 2 आर्गूमेंट प्रोवाइड कीजिए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं जावा ए, और हमने यहाँ पर हेलो वर्ड, हमने यहाँ पर ये 2 आर्गूमेंट प्रोवाइड कर दी। ये दोनों आर्गूमेंट आपकी प्रिंट हो गई। एक बार हम 3 आर्गूमेंट और प्रोवाइड करके देख लेते हैं। अभी देखो 3 आर्गूमेंट में फिर से प्रॉब्लम दे देगा। प्रॉब्लम क्या दे देगा, अब यहाँ पर ये 3 आर्गूमेंट के अंदर इसने, हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। इसमें इसलिए प्रॉब्लम नहीं देगा क्योंकि तीसरी आर्गूमेंट आपकी सेव तो हुई सेकंड नंबर इंडेक्स के ऊपर, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको प्रिंट नहीं कराया। हम चाहें तो उसको तीसरी आर्गूमेंट को भी यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। आप जितनी चाहे आप यहाँ पर इतनी आर्गूमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको 3 को भी प्रिंट कराना है तो अब यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 दे दीजिए इस तरह से। अब एक बार हम प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल कर लेते हैं। हमने कहा जेवैक ए डॉट जावा, और हमने इस प्रोग्राम को फिर यहाँ पर इस तरह से रन कर लिया, हेलो वर्ड 3। अब यहाँ पर देखो हेलो वर्ड और तीनों आर्गूमेंट प्रिंट हो गई। और अगर हम इसको डायरेक्टली ऐसे अब करना चाहें, क्योंकि हमारा प्रोग्राम फुल प्रूफ है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका ये आउटपुट आएगा। हमने इसको इस तरह से डायरेक्टली रन किया। अब यहाँ पर ये आउटपुट आ गया कि प्लीज़ प्रोवाइड 2 आर्गूमेंट। तो ताकि एरर जनरेट ना हो, तो आप इन आर्गूमेंट्स को इस तरह से एक एल्स ब्लॉक के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं आराम से, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अगर यूज़र यहाँ पर वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स दे, वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स दे मतलब अब यहाँ पर हम एक प्रोग्राम और बना लेते हैं कि हमें पता ही नहीं कि वो कितनी आर्गूमेंट्स दे रहा है यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं, उन आर्गूमेंट्स को लूप थ्रू भी कर सकते हैं। ये सारे सिंपल से कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो आपका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो आपका क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पर देखो फॉर कर देते हैं। हम यहाँ पर एक इंटीजर ले लेते हैं, i इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0 इंटीजर लिया, i की लेंथ कितनी हो, अब जो आपका एरे है उसकी लेंथ से छोटी हो, क्योंकि आपके अगर एरे की लेंथ 2 है तो इंडेक्स कहाँ तक होगा, 1 तक। अगर आपके एरे की इंडेक्स लेंथ 10 है, अगर आपके एरे की लेंथ 10 है, तो आपका लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा, 9, क्योंकि वैल्यूज होंगी फ्रॉम 0 to 9। तो इसलिए अगर i की वैल्यू ARGS की लेंथ से कम है, तो अब ये क्या करे, तब तक आइटरेट करता रहे, और उसके बाद साथ में क्या करे, i को यहाँ पर प्लस प्लस करता रहे। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ARGS एस आउट के अंदर, हम यहाँ पर एस आउट के अंदर ARGS को हम यहाँ पर i, जो भी आपके इंडेक्स की वैल्यू है उसको ये प्रिंट करता रहे। अब हम एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम का नाम है b.java। हमने इसको किया b.java, प्रोग्राम को हमने रन किया यहाँ पर इस तरह से, और हमने इसको अब रन किया b। अब यहाँ पर दिस इज इंडेक्स, अब ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड होगा, तो हम यहाँ कर देते हैं थर्ड, दिस इज इंडेक्स थर्ड। और हम यहाँ पर क्या है ना, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पास करके देख लेते हैं और एक इंटीजर वैल्यू पास करके देख लेते हैं, सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, क्योंकि ये भी इनको क्या करने वाला है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने वाला है। अब हम प्रोग्राम को यहाँ पर आइटरेट करते हैं। अब ये देखिए, जब हमने प्रोग्राम को यहाँ पर रन किया तो दिस इज इंडेक्स थर्ड, क्योंकि अब ये लूप सारी की सारी कमांड लाइन आर्गूमेंट्स को लूप थ्रू कर देगा। जो भी स्ट्रिंग एरे है ना, उसको क्या करेगा, ये लूप थ्रू कर देगा। अगर हम इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहें प्रोग्राम को, तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ARGS, हम यहाँ पर कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे कि पहले तो ये लिखा है, उसके बाद हमने कॉन्केटिनेट कर दिया, उसके बाद ये इंडेक्स नंबर लिखा है, उसके बाद हमने इसको कॉन्केटिनेट कर दिया। देखो इस तरह के ना आप प्रैक्टिस डालो ताकि आपको स्ट्रिंग्स बनानी आ जाए, उसके बाद ये बंद हो जाए। और उसके बाद हमने क्या किया, प्लस, ठीक है। अब ये देखो, पहले आपका ARGS लिखा आएगा, फिर आपका इंडेक्स लिखा आएगा, फिर आपका ये ब्रैकेट आपका यहाँ पर ही क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आपकी वैल्यू। देखो पहले आप इसका आउटपुट देखो, तब आपको ये स्ट्रिंग फॉर्मेशन समझ में आएगी। ये स्ट्रिंग फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर है ना, पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल कर देते हैं जेवैक, और ये आपका प्रोग्राम जो है b.java, क्योंकि कोड इसका चेंज हो गया तो हमें प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा। ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, हमने स्क्रीन को क्लियर कर लिया। अब ये देखो, इसका देखो मतलब क्या है, हमने पास की दिस इज इंडेक्स थर्ड, और हमने एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और एक इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर पास की। देखो अब आपका आउटपुट इस तरह से आ रहा है कि ARGS 0 पे क्या है। देखो ARGS तो पहले ये स्ट्रिंग हो गई, यहाँ पर ये क्या हो गई, ये स्ट्रिंग, तो आपकी ये स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। फिर आपको इंडेक्स चाहिए, इंडेक्स क्या है, एक वेरिएबल के अंदर, जैसे आपका 0 है तो आपको तो स्ट्रिंग से बाहर रखना पड़ेगा। हमने वेरिएबल को बाहर रखा, उसके बाद आपका ये वाली 0 वैल्यू प्रिंट हो गई, उसके बाद आपको ये ब्रैकेट क्लोज करना है।
उसके बाद हमने ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद हमने जो वैल्यू है ARGS1 के अंदर हमने वो प्रिंट करा दी। अब हम क्या करते हैं, इसको है ना और क्लियर करने के लिए यहाँ इज इक्वल टू का साइन और लगा देते हैं। थोड़ी सी हमारे को लेबर तो होती है, लेकिन ये चीज़ें आपकी सीखने वाली होती हैं। हमने इसको यहाँ पर कंपाइल कर दिया। एक बार हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद हमने वही दोबारा से प्रिंट कर दिया। अब ये देखिए, अब आपकी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रही हैं आउटपुट के अंदर। इस तरह से आउटपुट के अंदर आपका ये आ गया। तो आप स्ट्रिंग फॉर्म करके देखना, क्योंकि इस प्रोग्राम को तो मैं आपको सारे प्रोवाइड कर दूंगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं आपको दे दूंगा। तो अभी हम आगे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम एक प्रोग्राम यहाँ पर और डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर प्रोग्राम और बना लेते हैं। उसका हम नाम रखते हैं C.Java। हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम बना लिया C.Java। अब देखो, ये प्रोग्राम भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर हम एक और नया कंसेप्ट देखेंगे। अब हम एज्यूम करेंगे कमांड लाइन आर्गूमेंट पे यूज़र 2 नंबर प्रोवाइड करेगा। किस तरह से प्रोवाइड करेगा, जब प्रोग्राम को रन करेगा जावा सी। अब हमने पास किया 10 और 20। अब ये जो नंबर पास करेगा ना, इन दोनों का एडिशन हमारे को प्रिंट कराना है। इन दोनों का क्या कराना है, एडिशन हमारे को प्रिंट कराना है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि अब यहाँ जो भी आर्गूमेंट पास होंगी वो किस फॉर्म में पास होंगी, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी। हम यहाँ भले ही 10 और 20 पास करें, 10 और 20 मतलब हम भले ही यहाँ पर 10 और 20 दो नंबर हम पास करने वाले हैं, हम भले ही यहाँ पर 2 नंबर पास करें, पर ये दोनों नंबर स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम अगर स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो हम उनको ऐड नहीं कर पाएंगे। एक बार हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर सिंपल एस आउट कर देते हैं। और एस आउट के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर द सम इज इक्वल टू, और हमने क्या किया यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर हम ARGS 0 और ARGS1 पे जो आर्गूमेंट पास हुई है, हम उन दोनों को यहाँ पर सीधा प्लस करके देखते हैं कि काम करता है या फिर आपका काम नहीं करता। ठीक है, द सम इज मतलब जो हमारे को दोनों आर्गूमेंट पास हुए हैं, तो पहला आर्गूमेंट किसमें होगी, 10 के अंदर, इंडेक्स 0 के ऊपर। दूसरी आर्गूमेंट कहाँ पर होगी, इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर। तो अब हम इस वाले प्रोग्राम को यहाँ पर कंपाइल करते हैं। तो हमने कहाँ पर क्या किया कि जैवेक, और हमने किया C.Java। हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया, और अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं जावा सी, और हम 2 आर्गूमेंट पास कर देते हैं 20, और हमने एक पास कर दिया 30। अब ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, आंसर में किया 20 30, क्योंकि है ना, अब यहाँ पर ये जो प्लस ऑपरेटर है, यहाँ पर ये कॉन्केटिनेशन का काम करेगा। तो एक तरह से आपका हुआ क्या है, यहाँ पर ये आपका इस तरह से हुआ है, ये 20 और प्लस यहाँ पर 30। तो अब ये प्लस ऑपरेटर क्या होता है, ओवरलोडेड ऑपरेटर होता है। देखो, ओवरलोडेड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, जो एक ही ऑपरेटर है लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। अलग अलग जगह पे मतलब अलग अलग तरीके से काम करने का मतलब क्या होता है, अब देखो, जब सब इंटीजर्स के साथ यूज़ करते हैं तो क्या करता है, उनका एडिशन कर देता है। जब हम उनको स्ट्रिंग के साथ यूज़ करते हैं तो स्ट्रिंग को क्या कर देता है, कॉन्केटिनेट कर देता है। जैसे हमारे प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर इसने क्या किया, इसकी सारी स्ट्रिंग्स को यहाँ पर कॉन्केटिनेट कर दिया। आप कहेंगे सर यहाँ तो इंटीजर आ गया। तो जब ये एक ऑपरेटर देखता है कि स्ट्रिंग है, तो दूसरे इंटीजर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करा देता है। तो अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, अब इसने क्या किया, जो हमारी दोनों आर्गूमेंट हैं उनने इनको कॉन्केटिनेट करा दिया, और आंसर में आ गए 20 30। लेकिन हमारे को तो यहाँ पर ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इस वाले स्ट्रिंग को किस में चेंज करना पड़ेगा, इस वाले स्ट्रिंग को हमारे को चेंज करना पड़ेगा इंटीजर में दोबारा से। हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये स्ट्रिंग नहीं है, ये हमारा क्या है, ये इंटीजर है। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हमारे को है ना, फिर इनकी लाइब्रेरीज़ को देखना पड़ता है। इनकी लाइब्रेरीज़ को देखने का मतलब क्या होता है, देखो, अब ये सी ड्राइव में आप गए, सी ड्राइव के अंदर आप जाइए प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आप जाइए जावा के अंदर। जावा के अंदर मैं काम कर रहा हूँ JDK 17 पे। JDK 17 के अंदर आप जाइए लिप फोल्डर के अंदर। लिप फोल्डर के अंदर आपका ये फोल्डर होगा src.zip। आप इसको यहाँ पर ही एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट टू src, इसको आप कर लीजिए, क्योंकि मैंने पहले से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। आपका ये फोल्डर जनरेट हो जाएगा src फोल्डर। src फोल्डर के अंदर आपको करना है java.base मॉड्यूल। अब इसके अंदर जब आप आएंगे ना, जावा मॉड्यूल, अब इसके अंदर आपको आना है लैंग पैकेज के अंदर। तो आप थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं इसको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नीचे दे दूंगा। अब आपका लैंग पैकेज के अंदर, अब देखो आपकी ये सारी क्लासेज है। हमारे को क्या करना है, अभी यहाँ पर कन्वर्जन करना है किसका, ये जो आपके वैल्यू है जो स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गए, हमारे को उनको वापस में इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे को इसमें काम आएगी क्लास इंटीजर क्लास, हमारे को काम में आएगी।
ये देखो, अगर हम यहाँ पर इंटीजर क्लास को ओपन करें, यहाँ पर मैंने क्या किया, इस इंटीजर क्लास को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये आपकी देखो इंटीजर क्लास ओपन होगी, जो आपकी इनबिल्ट क्लास है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। उसके अंदर क्या क्या मेथड्स हैं, क्या है, देखो इन्होंने भी स्टैटिक मेथड्स बनाए हुए हैं, तो स्टैटिक का काफ़ी यूज़ होता है, देखो ये सब। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। शॉर्ट तरीका मतलब आपको लाइब्रेरीज तो देखनी आनी चाहिए कि आपको क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। अब हम क्या करते हैं, हम अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं और ब्राउज़र के अंदर है ना, आप क्या लिखिए, आपको जिस भी क्लास की ज़रूरत है। जैसे हमारे को यहाँ पर इंटीजर क्लास की ज़रूरत है, तो हमने कहा इंटीजर क्लास इन जावा। आप इसके अंदर ओरेकल, क्योंकि ओरेकल जावा को ओन करती है, आप वो वाला लिंक देखिए, यहाँ पर इंटीजर क्लास आ गई। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं, ये देखिए क्लास का नाम क्या है, इंटीजर। ये कौन से पैकेज के अंदर है, ये java.lang पैकेज के अंदर है। ये इसकी पेरेंट क्लासेज है, अभी हमने इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा। और ये इसके इंटरफेसेज है, अभी हमने इंटरफेसेज भी नहीं पढ़े। अभी हम सीधा यहीं चलते हैं मेथड्स के अंदर। देखो अब यहाँ पर ये मेथड्स होते हैं। अब हम देखो, जैसे ये मेथड है, स्टैटिक मेथड बहुत सारे हमारे यूज़ होते हैं। अब ये इसकी रिटर्न टाइप होती है, रिटर्न टाइप। और यहाँ पर ये क्या होता है, इंटीजर। देखो हम काम इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इंटीजर डाटा टाइप है, तो इनकी रैपर क्लासेस भी होती है। रैपर क्लासेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे इंट की रैपर क्लास क्या है, इंटीजर। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। जो आपका इंट है, यहाँ पर इंट, अगर आप कोई भी इंट यूज़ करते हैं ना, जैसे हमने अपने प्रोग्राम में कहीं तो यूज़ किया होगा, ये क्या है, ये आपका प्रिमिटिव टाइप है। लेकिन आप चाहें तो उसका ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट आप कैसे यूज़ करेंगे, इंटीजर में। लेकिन अभी इन सारी बातों को छोड़िए, तो मैं डिस्कस करने के लिए बता रहा था, हमारे को एक मेथड यूज़ करना है, पार्स इंट। ये रहा आपका पार्स इंट मेथड। देखो पार्स इंट क्या करता है, पार्स इज द स्ट्रिंग आर्गुमेंट एज साइंड डेसिमल इंटीजर। तो आपकी पूरी लाइब्रेरी है ये। आप सिंपल है ना, लाइब्रेरी को कहाँ पर जा कर के देखेंगे, आप इस वाले पैकेज के अंदर आएंगे और ये पूरी की पूरी आपने लाइब्रेरी देख ली। तो ये सारी क्लासेज हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो आपको सुटेबल लाइब्रेरी, धीरे धीरे मैं आपको इसकी सारी आदत डलवा दूंगा कि लाइब्रेरीज किस तरह से काम करती हैं और किस तरह से इनको सर्च करते हैं। हमारे को पार्सेंट मेथड की ज़रूरत है। पार्सेंट क्या करेगा, इंटीजर, जो आपकी स्ट्रिंग इंटीजर फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। देखो इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये मेथड स्टैटिक है। और क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम आपका क्या है, इंटीजर। क्लास का नाम आपका क्या है, इंटीजर क्लास है। तो हम इसको क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटीजर डॉट पार्सेंट करेंगे, और पार्सेंट करने के बाद ये वाला पार्सेंट, इंटीजर डॉट पार्सेंट, और वहाँ पर आर्गूमेंट पास कर देंगे। वो क्या करेगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब ये देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर एक्स, और हमें मालूम है कि इंटीजर क्लास ये आपकी लैंग पैकेज के अंदर है। लैंग पैकेज आपका ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होने का मतलब क्या होता है कि आपको इसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। हर प्रोग्राम लैंग पैकेज की किसी भी क्लास को यूज़ कर सकता है। तो हमने यहाँ पर ये मेथड यूज़ कर लिया पार्सेंट, और इसके अंदर हमने पास कर दिया ARGS 0। तो हमने उससे एक तरह से कह रहे हैं कि जो आपकी ARGS 0 के अंदर स्ट्रिंग, इंटीजर की स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन आएगी। इंटीजर की स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये इस तरह से कुछ आएगा। तो इंटीजर की स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन जो आएगी, आप उसको क्या करो, आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो और एक्स के अंदर सेव करा दो। अभी हम इसी लाइन को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। देखो स्टैटिक मेथड्स का फ़ायदा, हमने इंटीजर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया और डायरेक्टली हमने पार्सिंग मेथड को कॉल कर लिया। अगर ये आपका मेथड स्टैटिक ना होता तो हमें क्या करना पड़ता, हमारे को पहले इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। क्यों, अब ये हेल्पर मेथड है, ठीक है ना, ये आपका यूटिलिटी मेथड है। तो यूटिलिटी मेथड है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया हुआ, इसको स्टैटिक बनाया हुआ है। देखो कितने सारे यूटिलिटी मेथड है इस क्लास के अंदर, मेरे ख्याल में जितने मैं देख रहा हूँ सारे स्टैटिक हैं, कुछ हैं नॉन स्टैटिक। ये देखो सारे स्टैटिक मेथड भी हैं, ये इनकी रिटर्न टाइप्स होती है यहाँ पर। अब देखो आप चाहो तो ना मेथड की यहाँ पर डिटेल भी देख सकते हो। मेथड की डिटेल आप इस पर क्लिक करो, अब ये देखो मेथड की पूरी आपको डिस्क्रिप्शन आ गई, और यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी आ गए। यहाँ पर ये देखो, ये आपके सारे मेथड के एग्जाम्पल आ गए। तो अच्छा खासा आपके पास मटेरियल है स्टडी करने के लिए। आप फ्री टाइम में इसकी एपीआई को भी, किसी भी क्लास को देखना हो, आज आप इंटीजर क्लास को ही देख लेना यहाँ पर बैठ करके। तो अब यहाँ पर ये देखो, अब हमने क्या किया कि इंटीजर क्लास का पार्सिंग मेथड हमने यूज़ किया और हमने इनको इंटीजर में कन्वर्ट करा दिया। और यहाँ पर हम इस वाले के अंदर क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर नहीं कर रहे ये काम, हम इसको कंट्रोल एक्स कर देते हैं। हम ये काम कर रहे हैं आपके अभी है ना C.Java के अंदर। हाँ, हमने इसके अंदर ये दोनों सेव करा दिए। और यहाँ पर हम सिंपल अब क्या करेंगे, एक्स और प्लस वाई, हम सिंपल यहाँ करेंगे एक्स प्लस वाई। हमने यहाँ पर कर दिया एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब हमारा ये सिंपल सा ये आपका प्रोग्राम हो गया।
अब ये क्या करेगा, अब ये इस तरह से इनको कॉन्कैटिनेट नहीं करेगा, अब क्या करेगा, इन दोनों को ये ऐड ही करेगा। तो हम प्रोग्राम को रन करते हैं, पहले C.Java प्रोग्राम को हमने रन किया और फिर हमें 20-30 आर्गूमेंट पास किए। अब ये देखिए, अब इनको ये एडिशन करके यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर ये इनको एडिशन करके प्रोवाइड कर रहा है। अब आपको देखो सारी चीज़ें धीरे धीरे जावा के अंदर, क्योंकि लेंदी है थोड़ी जावा लैंग्वेज, आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अभी आप इसको जा कर के डीमोटिवेट मत हो जाना। जैसे मैंने आपको कहा कि रैपर क्लास होती है, आपकी इंटीजर क्लास भी आप यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, हम इसको धीरे धीरे समझते रहेंगे जैसे जैसी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो आज की क्लास के अंदर अब हमने क्या किया कि हमने इस मेन मेथड को कंप्लीट सिग्नेचर को पूरा कर दिया। लास्ट वीडियो के अंदर पब्लिक क्यों है, स्टैटिक क्यों है, वॉइड क्यों है, मेन क्यों है, ये आपको समझ में आ गया। पब्लिक इसलिए इसकी विजिबिलिटी बाहर तक हो, सारे सॉफ्टवेयर में हो, क्योंकि हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं JVM में, यहाँ से बाहर से तो ये मेथड कॉल हो जाए। स्टैटिक क्यों है, क्योंकि क्लास नेम से कॉल हम कर रहे हैं मेन मेथड को। हमने लिखा C, तो C.main करके उसने कॉल कर लिया। मेन मेथड रिटर्न कुछ नहीं करता, ये मेथड का नाम है। अब ये एरे क्यों लेता है, ये एरे आपके कमांड लाइन आर्गूमेंट अगर कोई प्रोवाइड होती हैं उनको सेव करने के काम आता है। जैसे हमने यहाँ पर कमांड लाइन आर्गूमेंट्स को यहाँ पर सेव किया ARGS0 और ARGS1 के अंदर। अब नेक्स्ट क्लास से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो होगा आपका स्ट्रिंग क्लास। जैसे हमने अभी सारी क्लासेस पढ़ ली, स्टैटिक मेथड्स हमने पढ़ लिए, पूरी की पूरी डिटेल पढ़ ली, कमांड लाइन आर्गूमेंट्स पढ़ ली, तो आप अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ेंगे स्टैटिक आपकी स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास की बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है जावा के अंदर, क्योंकि यूज़र है ना, कोई भी फॉर्म फिल करता है, कोई भी डाटा एंटर करता है, मैक्सिमम डाटा 80 या 90% किस फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है। अब हम स्ट्रिंग को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, अब आपने कहा भाई आप अपना यूज़र नेम प्रोवाइड करो, आपने अपना यूज़र नेम प्रोवाइड किया, फर्स्ट नेम प्रोवाइड किया, लास्ट नेम प्रोवाइड किया, आपने अपना ईमेल नंबर प्रोवाइड किया, आप अपना एड्रेस प्रोवाइड किया, आपने अपना फादर का नेम प्रोवाइड किया, ये सारा का सारा डाटा क्या है, ये सारा स्ट्रिंग की फॉर्म में तो है डाटा। और आपके पास डाटा, आप कोई भी फॉर्म आप फिल करके देखना, कभी ऑनलाइन भी आप जितने भी फॉर्म है, यूज़र नेम पासवर्ड आप फिल करते हो लॉगिन के लिए, क्या है, ये स्ट्रिंग ही तो है सारी की सारी। तो आपको स्ट्रिंग को अच्छी तरह से इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि हम स्ट्रिंग्स को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से जावा लैंग्वेज हैंडल करती है। और जावा ने बहुत ही पावरफुल हमारे को मेथड्स प्रोवाइड किए हुए हैं स्ट्रिंग्स को हैंडल करने के लिए। तो हम वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे आपकी स्ट्रिंग क्लास। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं, ये आपको सारे के सारे नीचे इनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लस आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। एक बात समझ में आए ना आए, लेकिन आप एक बार देख ज़रूर लेना इसको, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द स्ट्रिंग क्लास इन जावा।